हेलो मिस्सी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है, इस पे हम अगेन हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो देखिए ना, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर हम पहुंच चुके हैं हमारे लेक्चर नंबर 21 पे। और आज के इस 21 लेक्चर पे हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है आपका पायरॉल। पायरॉल आपका क्या है, ये चीज आपको सबको पता है। पायरॉल हमारी एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग है जो कि 5 मेंबर्ड रहती है, जिसके अंदर जो हमारा हेटेरो एटम रहता है वो हमारा क्या होता है, नाइट्रोजन एटम रहता है। तो इतना कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ये बेसिक तो आपको पता है पायरॉल क्या होता है। तो आज हमने कंप्लीट डिस्कशन लेना है पायरॉल के अंदर। पायरॉल के अंदर कंप्लीट डिस्कशन मतलब पहले हम समझेंगे पायरॉल एक्चुअल में होता क्या है, इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज, इसका स्ट्रक्चर, इसकी डेफिनेशन समझेंगे, केमिकल फॉर्मूला, इसके कॉमन नेम्स समझेंगे। देन हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पे डिस्कशन ले लेंगे। उसके बाद जाके हम इसके पर्टिकुलर टॉपिक पे जो आपके सिलेबस पे पूछा गया है, आपके सिलेबस में सिर्फ रिएक्शन एंड सिंथेसिस पूछी गई है, तो उसके बाद जाके हम समझेंगे कि इसकी सिंथेसिस क्या रहती है और ये कौन सी केमिकल रिएक्शन जहां पर को शो करता है। तो देखो, ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने इतना मटेरियल आपके साथ यहाँ शेयर किया है, इतना आपके लिए इनफ है एग्जाम पर्पज के लिए। ठीक है, तो सिंपल सा लेक्चर रहने वाला है, जैसे हम पहले से करते आ रहे हैं कंटिन्यू, वैसे ही हम आगे को पढ़ाते हैं आज का लेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। ओके, तो देखिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं हमारे इंट्रोडक्शन से। पैरोल पे फर्स्टली इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में आपको क्या बोला गया है सुनिएगा। तो देखो, पहले मैं आपको स्ट्रक्चर ही दिखा देती हूँ, मैंने आपको बता तो दिया। देखो स्ट्रक्चर क्या है पैरोल का। आपके पास 5 मेंबर्ड रिंग है जो कि आपको पता है अनसैचुरेटेड रिंग है, जिसमें आपका हेटेरो एटम आपका क्या है, नाइट्रोजन है, यानी कि एजा को आपने यहाँ पे एज अ हेटेरो एटम लिया हुआ है। तो ये स्ट्रक्चर आपका किसका है, पैरोल का है। ओके, अब इसी को यहाँ पे थ्योरी पे डिस्कस कराया हुआ है कि पैरोल होता क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है Pyrrole is a unsaturated 5-membered heterocyclic compound। ये क्या बोल रहा है, पायरॉल आपका क्या है, एक 5 मेंबर्ड रिंग है जिसमें आपका एक हेटेरो एटम प्रेजेंट होता है, बिकॉज हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं। और हेटेरो एटम आपका क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, जो कि आपकी कौन सी पोजीशन में प्रेजेंट रहता है, फर्स्ट पोजीशन में प्रेजेंट रहता है। फर्स्ट पोजीशन यहाँ इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये चीज आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, नंबरिंग आपने कहाँ से स्टार्ट करनी है, जहां आपका हेटेरो एटम प्रेजेंट है। और अगर एक से ज्यादा हेटेरो एटम प्रेजेंट है तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उस हेटेरो एटम को आप फर्स्ट नंबरिंग देंगे। ये हमने नेमिंग पे ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे डेफिनेशन आपको वही बोल रही है कि पायरॉल एक टाइप का आपका अनसैचुरेटेड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है जो कि 5 मेंबर्ड होता है, जिसके अंदर आपका हेटेरो एटम क्या होता है, नाइट्रोजन, जो कि आपकी फर्स्ट पोजीशन में प्रेजेंट होता है। तो ये जो आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर फीचर्स है वो किसके हैं, आपके पायरॉल के हैं। यहाँ से आपका पायरॉल का फॉर्मेशन होता है। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है वन ऑफ द इंपॉर्टेंट हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बिकॉज मैनी नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस कंटेनिंग पायरॉल रिंग। तो ये बोल रहा है आपका जो ये पायरॉल है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कंसीडर किया जाता है। क्यों किया जाता है, बिकॉज हमारे नेचर में कुछ नेचुरल कंपाउंड है, ठीक है, उन नेचुरल कंपाउंड में आपका पायरॉल पहले से ही प्रेजेंट रहता है, यानी कि जो पायरॉल रिंग है वो हमारे नेचुरल अकरिंग कंपाउंड में प्रेजेंट रहती है, जिस वजह से हम इसको क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कंसीडर कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए ये बोल रहा है, आप एल्कलॉइड्स को देख लीजिए, आप हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देख लीजिए, आप क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देख लीजिए, आपको इनके स्ट्रक्चर में क्या है, चार चार पांच पांच क्या है, पैरोल की रिंग्स देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो अभी एक्चुअल स्ट्रक्चर तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, बट आपके सिलेबस में ये सारी चीजें भी है, एल्कलॉइड्स भी है, हीमोग्लोबिन भी है, क्लोरोफिल भी है। अगर आपने ये पढ़ लिया है या फिर आप आगे इन फ्यूचर पढ़ेंगे तो आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि इनके स्ट्रक्चर के अंदर जो यूनिट बनी होती है 5 मेंबर रिंग जो कि अनसैचुरेटेड है, जिसमें आपका नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है, तो वो रिंग किसकी होती है, पैरोल की है, जिस वजह से हम इसे क्या है, एक इंपॉर्टेंट हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कंसीडर कर सकते हैं। ओके, अब अगर हम इसकी केमिकल फॉर्मूले की बात करें तो इसका केमिकल फॉर्मूला बनता है C4H5N। और इसके मतलब कार्बन काउंट कितना है, 4, हाइड्रोजन कितना है, 5 एंड नाइट्रोजन एक प्रेजेंट है। ओके, और इसके जो कॉमन नेम है, इसके दूसरे नेम के अगर हम लोग देखें तो दूसरे नेमिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग आप पायरॉल को क्या है, 1H पायरॉल भी बोल सकते हैं, या फिर एजोल इमिडोल भी आप इसे बोल सकते हो। तो ये इनके क्या है, कॉमन नेम्स हैं। क्लियर, आगे क्या बोल रहा है, कुछ आगे की प्रॉपर्टीज भी लिखी हुई है। ये बोल रहा है इट्स नेम डिराइव फ्रॉम द फैक्ट दैट its vapor produce a bright red color when brought in contact with the pine split। इसका मतलब क्या हुआ, देखो हमने क्या बोला, अगर आपके पास एक 5 मेंबर अनसैचुरेटेड रिंग है जिसमें आपका हेटेरोएटम नाइट्रोजन है, तो ऐसे रिंग को हम क्या बोलते हैं, पायरॉल। तो इसको हमने पायरॉल किस बेसिस पे बोला, उसका रीजन आपको ये बोल रहा है कि इसका पायरॉल नाम इसलिए पड़ा। ये इसके पीछे का फैक्ट ये है कि अगर आप इस पायरॉल को कहाँ प्लेस करेंगे, पाइन स्प्लिंट के कांटेक्ट पर लाएंगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि इस
पैरोल के जो वेपर हैं वो ब्राइट रेड कलर के आपको अपेयर होंगे। और अगर आप ग्रीक में स्पायरल वर्ड का मीनिंग देखेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, फायरी ऑयल। जिस वजह से क्या है, हमने इस कंपाउंड का जो कि आपका 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग है जिसमें आपका हेटेरोएटम नाइट्रोजन है, इसे हमने क्या नाम दिया हुआ है, पैरोल दिया हुआ है। ओके, अब जो ये नेक्स्ट पॉइंट है ये आपका पैरोल का नहीं है, ये क्यूनेलिन का है, ये यहाँ पे ऐड हो गया, इसे आप स्किप कर देना। अब हम आगे बात करते हैं, तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, सबको पता है। अब हमने दो चीज और डिस्कस करनी है सिंथेसिस एंड रिएक्शन से पहले, जो है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये आपके लिए ऑप्शनल है, अगर आपको एग्जाम में ऐड करना है तो चाहे आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या बोल रही है सुनिएगा। फिजिकल प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी लिखी हुई है कि आपका जो ये पैरोल है वो आपका एक लिक्विड होता है, यानी कि पैरोल आपका लिक्विड स्टेट पे प्रेजेंट रहता है, और ये लिक्विड का कोई कलर नहीं होता, यानी कि ये लिक्विड आपका कलरलेस होता है। और साथ ही साथ अगर आप इस लिक्विड का नेचर देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये लिक्विड आपका वॉलेटाइल होता है, यानी कि इस लिक्विड को आप आसानी से वेपर फेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, अब सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा है, ये बोल रहा है अगर आप इस लिक्विड को बॉईल करना चाहेंगे या फिर ये बॉईल होने के बाद अगर आप इसे मेल्ट करना चाहेंगे तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो ये बोल रहा है, अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट में आपको इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कराया हुआ है। तो देखो जनरली आप अगर पैरोल का बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, दूसरे 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के कंपेयर में काफी ज्यादा होता है। और क्यों होता है उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगी। अभी जस्ट इतनी चीज माइंड पर रखनी है कि यहाँ पे आपका जो पैरोल होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 131 डिग्री सेल्सियस, एंड मेल्टिंग पॉइंट होता है आपका -23 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब क्यों होता है उसका नीचे रीजन मैं आपको बताऊंगी। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये बोल रहा है ओनली स्लाइटली सॉल्युबल इन अ वाटर बट टोटली मिसिबल इन एन ईथर एंड इथेनॉल। तो ये बोल रहा है अगर आप इस वाटर को सॉल्युबल यानी कि घोलना चाहेंगे वाटर में तो आपको देखने को मिलेगा कि ये पानी पे पूरी तरह से घुलता नहीं है। लेकिन अगर आप इसे दूसरे सॉल्वेंट जैसे ईथर या फिर इथेनॉल को लेते हैं तो इन सॉल्वेंट में आपका जो पायरोल है वो इजिली सॉल्युबल हो जाता है, इजिली मिसिबल हो जाता है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये बोल रहा है पैरोल इज अ वीक बेसिक इन एन नेचर। तो देखो यहाँ पे क्या है, आप अगर दूसरे 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के कंपेयर में से कंपेयर करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि पैरोल में बेसिसिटी है, ये एक बेस तो है बट ये एक वीकर बेस है, बहुत बेकार बेस है। तो क्यों है इसका रीजन मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। देखो आपका जो पैरोल है ये भी आपका क्या एक एरोमेटिक कंपाउंड है, इसमें आपको एरोमेटिसिटी देखने को मिलेगी। और एरोमेटिसिटी किसकी वजह से मिलती है, आपको पता है पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से मिलती है। अगर आप इस पूरे रिंग में अभी पाई इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो आपको पता है पाई इलेक्ट्रॉन 2 यहाँ है और 2 यहाँ है, यानी कि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन आपको पता है 4 इलेक्ट्रॉन में तो कंपाउंड एरोमेटिक होता नहीं है। 4 इलेक्ट्रॉन की बजाय अगर ये 6 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता, 6 पाई इलेक्ट्रॉन में अगर ये कन्वर्ट हो जाता, तो आपको पता है 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो या फिर 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो तो उस केस में आपका जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक कहलाता है। अदरवाइज आपका कंपाउंड क्या है, एंटी एरोमेटिक कहलाता। अगर 4 इलेक्ट्रॉन होते तो ये एंटी एरोमेटिक कहलाता, अगर 6 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, 14 है तो ये एरोमेटिक कहलाएगा। तो आप अभी यहाँ पे देखो मैंने पहले ही बोल दिया कि पैरोल आपका एरोमेटिक है, बट आप इसके स्ट्रक्चर में देख रहे हैं आपको अभी क्या देखने को मिल रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे, तो ये तो 4 ही इलेक्ट्रॉन है। अब 5 6 कहाँ से होंगे, 5 6 कहाँ से होंगे, नाइट्रोजन के ऊपर भी तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो एक्चुअली में होता क्या है कि पैरोल में जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये भी क्या होते हैं, डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व होता है, यानी कि इनकी वजह से एरोमेटिसिटी कैरेक्टर आता है। तो नाइट्रोजन के ऊपर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसको इरेज करते देखो, नाइट्रोजन के ऊपर जो आपकी ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये क्या होता है, यहाँ पे डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से अगर ये डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व है तो यहाँ पे ये डोनेशन के लिए इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो डोनेशन के लिए इन्वॉल्व नहीं होने की वजह से, क्योंकि बेसिक कैरेक्टर कब होगा, जब कंपाउंड क्या है इजिली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे, तो इसके पास जो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है भाई ये तो डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे आसानी से डोनेशन पॉसिबल नहीं है, जिस वजह से आपका ये पैरोल है ये एरोमेटिक तो होगा, बिकॉज यहाँ से भी आपको 2 पाई इलेक्ट्रॉन मिल गए, तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाला कंपाउंड हुआ, जिसकी वजह से हम इसे एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व होने की वजह से डोनेशन में इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा, जिस वजह से हम बोलते हैं कि ये आपका एक वीक बेसिक है, यानी कि इसका नेचर क्या है, ये वीकली बेसिक कैरेक्टर का है। क्लियर हुआ। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सुनिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आपको वही बता रहा है बॉइलिंग पॉइंट वाला, जो मैंने ऊपर बोला कि ये कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट दूसरे 5 मेंबर कंपाउंड के फ्यूरॉन वगैरह के कंपेयर में काफी ज्यादा होता है। और क्यों होता है इसका रीजन ये है, ये बोल रहा है पैरोल का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। इसका रीजन ये है कि अगर आप देखोगे
पायरोल के केस में क्या है, आपको इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। तो ये बोल रहा है अगर पायरोल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, तो आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए, अगर जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आपके कंपाउंड में होगी, उतनी ही ज्यादा उस बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी लगेगी। और जितना ज्यादा, देखो अगर आप इस लिक्विड को बॉईल कर रहे हैं, तो ये बॉयल उस टेम्परेचर पे होगा जब ये बॉन्ड आपकी पूरी तरह से टूट जाएंगे। अब अगर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहां पे प्रेजेंट है, तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको टेम्परेचर भी ज्यादा करना होगा, यानी कि उसको ज्यादा एनर्जी देना होगा, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट खुद ब खुद बढ़ जाएगा। टेम्परेचर आपका अगर बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी तो आपका बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ना ही है। तो यहाँ पे रीजन आपका ये रहता है, ये बोल रहा है फ्यूरेन और थायोफेन की कंपेयर में, यानी कि सल्फर और आपकी सॉरी सॉरी ऑक्सीजन एंड सल्फर के 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के कंपेयर में नाइट्रोजन का जो 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, इसमें आपको क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा देखने को मिलती है कंपेयर टू इन दोनों के। इसका रीजन ये है कि आपके नाइट्रोजन वाले कंपाउंड में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है, तो जितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी उतनी ज्यादा एनर्जी आपको देनी होगी, उतना ज्यादा टेम्परेचर आपको देना होगा बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा तो ऑब्वियस सी बात है उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही ज्यादा हो जाएगा। तो रीजन आपका यही रहता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट का रीजन ये रहता है कि नाइट्रोजन वाले कंपाउंड में, यानी कि आपकी पायरोल रिंग में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट आपका बढ़ जाता है कंपेयर टू फ्यूरॉन एंड थायोफेन। ठीक है, तो ये बेसिक है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, कुछ इंपॉर्टेंट लगा तब मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट अब अगर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी पे बात करें, तो केमिकल प्रॉपर्टी में क्या बोल रहा है कि पायरोल इज एरोमेटिक एंड मोर रिएक्टिव देन अ बेंजीन। तो ये बोल रहा है पायरोल क्या है, एरोमेटिक है, ये हमको पता है, और बेंजीन भी आपका एरोमेटिक है, ये भी हमको पता है। लेकिन दोनों की अगर आप केमिकल रिएक्टिविटी की बात करेंगे, तो ये बोल रहा है पायरोल आपके बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव होता है। इतनी चीज क्लियर आई। अब एक और चीज मैं आपके साथ एक चीज बता दूं कि देखिए, यहाँ पे मैं आपको इतना ज्यादा डिस्कशन नहीं कराती हूँ किसी के कंपैरिजन में, जैसे 5 मेंबर रिंग में हमारे ये फ्यूरेन हो गया, थायोफेन हो गया, पायरोल हो गया, इनमें इनकी बेसिसिटी के बेसिस पे डिफरेंट, एरोमेटिक कैरेक्टर किसमें ज्यादा अच्छा है, कौन सी बॉन्डिंग ज्यादा और ये बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, ये जो ऑर्डर वाली चीजें रहती है ये मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस नहीं करती हूँ, बिकॉज ये आपके सिलेबस में पूछा भी नहीं है, सिर्फ आपको रिएक्शन एंड सिंथेसिस पूछी है, इस वजह से सिर्फ मैं ये मटेरियल आपके साथ शेयर करती हूँ। ओके, लेकिन आपको ये भी देखना हो, मे बी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं इन पे भी आपके साथ लेक्चर शेयर कर लूंगी। ठीक है, तो अभी जस्ट सिंपली बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी पे। तो मैंने बोला पायरोल भी एरोमेटिक है, बेंजीन भी एरोमेटिक है, स्टिल आपके पायरोल की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है किससे, बेंजीन के कंपेयर में। ओके, अब उसमें क्यों होती है उसका रीजन भी आपको नीचे दिखाया हुआ है, क्योंकि ये बोल रहा है इट गिव अ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सच एज अ हैलोजन नाइट्रेशन ईटीसी एंड अंडरगोज डाइएजोटाइजेशन एंड राइमर-टाइमन रिएक्शन व्हाइल बेंजीन डज नॉट। तो ये बोल रहा है देखो बेंजीन क्या है, आपकी डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन शो नहीं करता है, राइमर-टाइमन रिएक्शन शो नहीं करता है, लेकिन आपका क्या है, पायरोल ये सारी केमिकल रिएक्शन को शो करता है। इसका मतलब क्या है, अगर पायरोल ये सारी केमिकल रिएक्शन को शो करता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि पायरोल आपका ज्यादा रिएक्टिव है कंपेयर टू बेंजीन। लेकिन दोनों ही आपकी एरोमेटिक है, स्टिल आपका पायरोल ज्यादा रिएक्टिव है कंपेयर टू बेंजीन, जो हम एक बेसिक एरोमेटिक कंपाउंड कंसीडर करते हैं। इस बेंजीन से भी ज्यादा रिएक्टिव आपका क्या है, पायरोल है। इसे जस्ट आप केमिकल प्रॉपर्टीज पे ऐड कर सकते हैं। ओके, अब ये तो हमारी साइड्स वाली चीजें थी, इनको हम स्किप करते हैं। अब हम पर्टिकुलर बात करते हैं अपनी केमिकल रिएक्शन एंड सिंथेसिस पे। स्टार्ट करते हैं सिंथेसिस ऑफ पायरोल। ओके, अब देखो पहली जो सिंथेसिस है उसे हम बोलते हैं पाल कैनोड सिंथेसिस। पाल कैनोड सिंथेसिस से भी हम अपने पायरोल को सिंथेसाइज कर सकते हैं। कैसे सिंथेसिस होगी, उसके लिए पहले हम रिएक्शन थ्योरी को डिस्कस करेंगे, कि थ्योरी पे बताया जाएगा कि कौन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, कैसे प्रोडक्ट बन रहा है। देन हम इसकी रिएक्शन देखेंगे, यहाँ पे जस्ट रिएक्शन मैंने ऐड की हुई है। देन इसके बाद हम इसकी प्रॉपर मैकेनिज्म देखेंगे, थोड़ी लेंथी है बट बहुत ज्यादा आसान है। ओके, तो देखो पहले ही आपकी सिंथेसिस क्या बोल रही है, ये बोल रही है कि 1,4 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड आपने लेना है। आपको रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या लेना है, 1,4 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड। इस 1,4 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड को रिएक्ट कराना है किसके साथ, अमोनिया के साथ, या फिर आप बोल सकते हो प्राइमरी अमीन के साथ। तो जैसे आप इसे अमोनिया या फिर प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्ट कराओगे, तो वाटर के एलिमिनेशन के साथ साथ आपका पायरोल का फॉर्मेशन हो जाएगा, या फिर पायरोल के डेरिवेटिव का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि सब्स्टिट्यूटेड पायरोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर, यानी कि हमने क्या बोला, हमने बोला हमको चाहिए 1,4 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड। 1,4 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें पहली और फोर्थ पोजीशन में क्या लगा हो, कार्बोनाइल कंपाउंड लगा हो, और टोटल 2 कार्बोनाइल कंपाउंड है तो हमने डाइकार्बोनाइल कंपाउंड बोला। तो कोई भी कंपाउंड हो जिसकी पहली और चौथी पोजीशन में 2 कार्बोनाइल ग्रुप लगे हो, तो हम उसे बोलते हैं 1,4 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड। इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ कराओ या फिर प्राइमरी अमीन के साथ कराओ, वाटर के एलिमिनेशन के साथ आपको पायरोल मिल जाएगा, दैट्स इट। ओके,
कैसे मिला? पहले रिएक्शन पे बात करते हैं, तो रिएक्शन में तो सिंपली इतना ही दिखा है कि आपने 1,4 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड लगाया। तो देखो ये पहली पोजीशन हो गई, ये दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन, ये चौथी पोजीशन, और पहली और चौथी पोजीशन में आपने क्या लगाया हुआ है? कार्बोनाइल ग्रुप लगाया हुआ है। तो ये बन गया आपका 1,4 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड। ओके, अब ये कंपाउंड आपका सब्स्टिट्यूटेड है, हमने एक साइड R और एक साइड R प्राइम लगाया हुआ है। इट मीन्स क्या होगा, जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा, पैरॉल मिलेगा, वो भी हमारा क्या होगा? सब्स्टिट्यूटेड ही होगा। देखो पैरॉल में भी हमको क्या लगे हुए हैं? R और R डैश हमको लगाया हुआ है। ठीक है, तो आप इसे स्किप करेंगे तो यहाँ भी ये स्किप हो जाएगा। और रिएक्शन कंडीशन में फिलहाल हमने प्राइमरी अमीन के बजाय क्या ले लिया? अमोनिया ले लिया है। 2 वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हुआ और हमारा प्रोडक्ट बन गया। ओके, अब मैकेनिज्म के थ्रू दिखाएंगे कि ये कैसे बना। ओके, देखो बहुत आसान है। हमने मैकेनिज्म में क्या लिया? हमने हमारा कंपाउंड लिया, 1,4 बाइकार्बोनाइल कंपाउंड हमने लिया, 1,4 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड हमने लिया। अब इसके रिएक्शन में हमने क्या किया? देखो फर्स्टली क्या है, मैं इनको इरेज करती हूँ। देखो ये तो समझ में आ रहा है ना, मैंने ये हाइड्रोजन R1 लगाए हुए हैं, तो मे बी कंफ्यूज मत होना। देखो ना, मैं इसको नहीं हटाती नहीं हूँ, आप गलत लिख लेंगे। देखो ये तो समझ में आ गया ना, ये आपका पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा कार्बन है। चौथे कार्बन में आपको कार्बोनाइल ग्रुप लग रहा है, बाकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे साइड ग्रुप लगाए हुए हैं। ठीक है, तो फर्स्टली क्या बोल रहा है, हमने क्या लिया? रिएक्शन कंडीशन में हमारे पास H पॉजिटिव आयन आए, तो हमको क्या देखने को मिला कि यहाँ पे जो आपका कार्बन है, देखो रिएक्शन अगर आपने स्टार्ट करानी है और कार्बोनाइल ग्रुप है, तो रिएक्शन जनरली आपके कार्बोनाइल ग्रुप से ही होती है। तो हमको क्या करना है? इस कार्बोनाइल ग्रुप को थोड़ा सा डिस्टर्ब करना है। डिस्टर्ब कैसे करेंगे? आपको पता है यहाँ पे जो ऑक्सीजन एटम है, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और मैंने बोला रिएक्शन कंडीशन में हम लोग H पॉजिटिव आयन ले रहे हैं, तो होगा क्या? यहाँ पे आपका जो ये ऑक्सीजन के ऊपर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेंगे? आपके हाइड्रोजन पॉजिटिव के साथ एक नया बॉन्ड क्रिएट करना चाहेंगे, बिकॉज आपको पता है जो आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं? एक नेगेटिव चार्ज के इक्वल होते हैं, और एक नेगेटिव चार्ज किसके इक्वल होता है? एक बॉन्ड के इक्वल होता है। तो हम इसे आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऑक्सीजन क्या बोलेगा? ऑक्सीजन बोलेगा कि अगर रिएक्शन कंडीशन में एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, भाई मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यानी कि मेरे पास तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है, मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या इस हाइड्रोजन को दे देता हूँ। अगर मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दे दूं, देखो एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दे दूं, तो होगा क्या? हाइड्रोजन बेचारे के ऊपर से पॉजिटिव चार्ज भी हट जाएगा, बिकॉज इसके ऊपर डेफिशिएंसी थी वो खत्म हो गई। अब मेरे पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से एक बॉन्ड बना सकते हैं कोवेलेंट। तो हमारा क्या होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक नया बॉन्ड क्रिएट कर देना है। ओके, लेकिन एक एडिशनल चीज यहाँ पे आपको माइंड पर रखनी, जो कि बहुत बेसिक है, आप समझ गए खुद ही। हमको क्या करना होगा? अब ऑक्सीजन को एक पॉजिटिव चार्ज देना होगा। क्यों? क्योंकि देखो ऑक्सीजन के पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, जिसे इसने डोनेट किया हाइड्रोजन की ओर, वो इसके अपने थे, इसने कहीं से लिए नहीं थे, वो इसके अपने थे। अब अपना एक इलेक्ट्रॉन अगर इसने दे दिया, तो अब इसको क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी भी तो फील होगी कि भाई अब मैंने दे तो दिया, बट मेरे पास अब इलेक्ट्रॉन की कमी है, जो इलेक्ट्रॉन मैंने हाइड्रोजन को दे दिया वो मुझे चाहिए था। तो अब होगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी की वजह से ऑक्सीजन कौन सा चार्ज कैरी कर लेगा? पॉजिटिव चार्ज। तो हमको क्या हो जाएगा? ये स्पीसीज यहाँ पर देखने को मिलेगी। क्लियर हुआ? तो फर्स्ट स्टेप में हमको क्या देखने को मिला? ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से एक हाइड्रोजन ग्रुप इसके साथ जुड़ गया। बाकी सिंपल है, इतना हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? देखो ये बोल रहा है, नेक्स्ट स्टेप में हमसे जो ये प्राइमरी अमीन लेना या फिर अमोनिया लेने को बोला था, वही चीज हमने यहाँ पे की है। तो हमने यहाँ पे अगर प्राइमरी अमीन ले लिया, यहाँ पे इसे हमने R3 बोला है, क्योंकि R1 R2 हमने ऑलरेडी बोल चुके हैं। तो अगर हमने ये प्राइमरी अमीन लिया, तो अब हुआ क्या? ये बोल रहा है, देखो अब आपने देखा यहाँ पे, एक मिनट रुकिएगा, ये है ना, देखो हमने क्या देखा? ये स्पीसीज हमको मिली थी। अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और अब आप खुद समझ चुके हैं कि ऑक्सीजन एक तो नेगेटिव एटम है, नेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कभी नहीं आएगा। तो पहला काम क्या है? हम रिएक्शन वगैरह कुछ नहीं देखेंगे, हम इसके ऊपर से पॉजिटिव चार्ज हटाएंगे। तो हटाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? हटाने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे जो ये हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखो हम हाइड्रोजन को तो हटाएंगे नहीं, क्यों? क्योंकि हमने इससे पहले स्टेप में क्या किया था? हाइड्रोजन को जोड़ा था। अगर हमने हाइड्रोजन को हटाना ही होता तो हम जोड़ते क्यों? तो हमको क्या करना होगा? दूसरा काम करना होगा। दूसरा काम ये है कि हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है कि इस पाई बॉन्ड को तोड़ना। और ये आपको पता है, अगर ये पाई बॉन्ड टूटेगा, तो ये पाई बॉन्ड किसके बीच में बना है? ऑक्सीजन एंड कार्बन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ज्यादा जो होगा उसके ऊपर ये बॉन्ड टूटेगा, यानी कि ऑक्सीजन के ऊपर ये बॉन्ड टूटेगा। तो अगर इस पाई बॉन्ड को हम तोड़ते हैं, तो ये बॉन्ड टूटेगा आपके ऑक्सीजन के ऊपर, और ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज को हम लिखेंगे नहीं, बिकॉज इसके ऊपर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज था। पॉजिटिव चार्ज को किसने सेटिस्फाई कर दिया? नेगेटिव चार्ज ने। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? OH ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। बाकी इस कार्बन के ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। क्लियर हुआ? इतना बन गया।
अब हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या था, प्राइमरी अमीन हमने यहाँ पे लिया हुआ था। अब प्राइमरी अमीन को हमने क्या करना होगा, इस प्राइमरी अमीन में से हमने एक हाइड्रोजन को बाहर निकाला, तो नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, बिकॉज नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो हुआ ये, हमने इस नेगेटिव चार्ज से अप्रोच कहाँ कराया, इस कार्बन पॉजिटिव सेंटर पे। क्लियर होना ना। हमने क्या किया, देखो सिंपली इतना किया है, प्राइमरी अमीन हमने लिया। अगर इससे हम लोग क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को, ये प्राइमरी अमीन में से जो नाइट्रोजन के साथ जो आपके दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं कुछ इस तरीके से, देखो नाइट्रोजन है ना, सो सॉरी, देखो नाइट्रोजन है ना, इसके साथ दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अगर हम इन दो हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल देते हैं तो रिएक्शन कंडीशन में H पॉजिटिव आयन आपका बाहर निकल के, जो हमने ऐड किया था वो हमने सपोज करो बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब हाइड्रोजन एज अ पॉजिटिव चार्ज तो निकला, लेकिन नाइट्रोजन ने कौन सा चार्ज कैरी किया, नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव सेंटर कहाँ अप्रोच कर सकता है, पॉजिटिव सेंटर से। तो अब इसने क्या कर दिया, यहाँ पे अप्रोच कर दिया, तो हमको ये स्पीसीज मिली। देखो डिफरेंस क्या आया है, बट ये जो कार्बन एटम था, ये जो कार्बन एटम था, इसके साथ हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ गया, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप हमने यहाँ दिखा दिया। उसके साथ यहाँ पे एक नाइट्रोजन जुड़ा है जिसके पास एक हाइड्रोजन और एक R3 ग्रुप है, बस इतनी चीज कर लेंगे तो बहुत ज्यादा आसान है, बस सिंपली हमने इतना करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, देखो नेक्स्ट स्टेप में ये बोल रहा है एक कार्बोनाइल ग्रुप को तो हमने यूज कर दिया। अब हमको कोई चाह रहा, दूसरी चीज तो अब दिख नहीं रही है। अब हम क्या करेंगे, दूसरे कार्बोनाइल ग्रुप को डिस्टर्ब करेंगे। कैसे डिस्टर्ब कर सकते हैं, देखो हमको क्या करना है, आपको पता है हमें 5 मेंबर रिंग बनानी है, और 5 मेंबर रिंग तो अभी बनी है, ये तो आपकी ओपन है, हमने इसे साइक्लिक फॉर्म में लाना है। तो क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं इस कार्बोनाइल ग्रुप को डिस्टर्ब, हम क्या करेंगे, पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर देंगे ऑक्सीजन के ऊपर एज अ नेगेटिव चार्ज, और ये कार्बन को कौन सा चार्ज दे देंगे, पॉजिटिव। क्लियर हुआ। अगर ये बॉन्ड अगर टूटता है तो यही चार्जेस तो आते हैं। अब होगा क्या, देखो हो क्या सकता है, ये जो नाइट्रोजन है ना, ये अपना जैसे इसने पहले एक हाइड्रोजन को निकाला था, वैसे क्या अगर ये अपने दूसरे हाइड्रोजन को निकालेगा तो होगा क्या, ये हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो ये एज अ पॉजिटिव चार्ज निकलेगा, और नाइट्रोजन को क्या मिलेगा, नेगेटिव चार्ज। तो अब हमको देखो यहाँ भी क्या करना है, हमें एक साइक्लिक स्पीसीज तो जनरेट करनी है। तो देखो हम अगर ये बॉन्ड को तोड़ते हैं तो हमको एक साइक्लिक स्पीसीज ऑब्टेन हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो चले जाएगा नेगेटिव के पास, और ये जो नेगेटिव है वो चले जाएगा आपकी पॉजिटिव के साथ। तो मैं इनको भेज भी देती हूँ, देखो ये चला गया आपके O के साथ, यानी कि ये OH में कन्वर्ट हो गया। नाइट्रोजन ने अपने नेगेटिव चार्ज से क्या कर दिया, कार्बन के साथ बॉन्ड बना दिया। तो देखो ये अगर यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा तो हमको एक 5 मेंबर्ड रिंग मिलेगी। आप काउंट कर लीजिए, रिंग हमारी 5 मेंबर्ड है, 1 2 3 4 5। तो हमको क्या किया, एक 5 मेंबर्ड रिंग ऑब्टेन हो गई। तो देखो वही चीज है, नाइट्रोजन आपका सेंटर पे है, इसने क्या है नेक्स्ट कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया जिसमें एक हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, और यहाँ पे आपका CH3 भी प्रेजेंट था। देख लीजिए यहाँ पे आपका CH3 भी प्रेजेंट था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका CH3 भी है। नेक्स्ट में आपका HR1 प्रेजेंट है, HR1 प्रेजेंट है। उसके नेक्स्ट कार्बन में हाइड्रोजन आपका R2 प्रेजेंट है, हाइड्रोजन R2 प्रेजेंट है। उसके नेक्स्ट में हाइड्रोक्सी ग्रुप और CH3 प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सी ग्रुप और CH3 आपको मिल गए। तो देखो रिंग आपकी क्या बन गई, अब आपकी 5 मेंबर रिंग आपको ऑब्टेन हो गई। ये चीज बहुत ज्यादा आसान थी, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, देखो हमने ये चीज भी बोल दी ना, अभी हमने किसी चीज को एलिमिनेट नहीं किया। हमने बोला था रिएक्शन कंडीशन में 2 वाटर मॉलिक्यूल भी एलिमिनेट होने हैं, तो अब ये 2 वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कहाँ से हुए, बहुत ज्यादा आसान है। आपने क्या करना है, साइड में देखना। देखो अगर मैं इसकी राइट हैंड साइड में देखूं तो हमको क्या देखने को मिलेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से मिल रहा है, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ से मिल रहा है, तो हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, और हमको करना भी पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारी पायरॉल है वो नाइट्रोजन की आपकी 5 मेंबर रिंग तो है, बट रिंग आपकी अनसैचुरेटेड है भाई, सैचुरेटेड नहीं है। ये रिंग अभी आपको पूरी तरह से सैचुरेट दिख रही है, अभी हमने इसमें अनसैचुरेशन लाना है। तो अनसैचुरेशन कैसे आएगा, जब हम यहाँ भी डबल बॉन्ड लगाएंगे, यहाँ भी डबल बॉन्ड लगाएंगे, तो उसको लगाने के लिए हमको क्या करना होगा, वाटर का एलिमिनेशन। तो अगर यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल को मैं निकालती हूँ तो ऑब्वियस सी बात है डबल बॉन्ड आएगा यहाँ पे। अब मैं आपको शो भी कर देती हूँ कैसे आएगा, देख लीजिए आप खुद ही। यहाँ पे आप देखो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ठीक है। ये बॉन्ड तोड़ूंगी तो आपको पता है बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर टूटेगा, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो रिएक्शन कंडीशन में OH नेगेटिव आयन आपको मिलेगा, और ये कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो मैं इसे इरेज कर देती हूँ, यहाँ पे कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव, ओके। नाउ नेक्स्ट यहाँ से अगर मैं हाइड्रोजन को निकालूं तो आपको पता है हाइड्रोजन आपका कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हाइड्रोजन एज अ पॉजिटिव चार्ज आएगा, और कार्बन को यहाँ पे कौन सा चार्ज मिलेगा, नेगेटिव। तो मैंने कार्बन को कौन सा चार्ज दे दिया, नेगेटिव। क्लियर। अब देखो पॉजिटिव नेगेटिव स्पीसीज अब अपने आपको सेटिस्फाई करने के लिए क्या करेगा, कार्बन अपने इस बॉन्ड को कहाँ शिफ्ट कर देगा, इस पोजीशन में, जिसकी वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये दोनों के ऊपर से अपने अपने चार्जेस हट जाएंगे। तो वही चीज तो है, आ गया ना डबल बॉन्ड, ओके। सेम वे पे हमने क्या किया, देखो यहाँ डबल बॉन्ड आया, सेम वे पे हमने यहाँ क्या किया, दूसरे साइड में भी जो ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है और ये जो हाइड्रोजन है इसको एलिमिनेट किया। अगर हाइड्रोजन हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ से निकला तो यहाँ पे भी आपका क्या है, डबल बॉन्ड। तो देखो दोनों साइड आपका डबल बॉन्ड आ गया। बाकी R1 R2 यही है, CH3 यहाँ प्रेजेंट है, CH3 यहाँ प्रेजेंट है, CH3 यहाँ प्रेजेंट है, CH3 यहाँ प्रेजेंट है।
R3 ऊपर प्रेजेंट था, R3 ऊपर ही प्रेजेंट है। क्लियर हुआ? दो वाटर के मॉलिक्यूल हमने निकाल लिए, तो बन गई हमारी पायरोल रिंग। तो बहुत ज्यादा आसान था और रिएक्शन भी बहुत ज्यादा आसान है, याद करने की भी जरूरत नहीं है। सिंपली आपको याद रखना है 1,4 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड को जब आप ट्रीट करते हैं अमोनिया के साथ या फिर प्राइमरी अमीन के साथ, अमोनिया के साथ ट्रीट करेंगे तो ये R3 ग्रुप नहीं आएगा, दैट्स ठीक है। यहाँ पे आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, R3 ग्रुप नहीं आएगा, ठीक है। और अमोनिया या फिर प्राइमरी अमीन के साथ ट्रीट करते हैं तो वाटर के एलिमिनेशन के साथ आपको आपका पायरोल ऑब्टेन हो जाएगा। क्लियर? इतनी सी बात कर लोगे। अब देखो, ये तो हमारी पहली मैकेनिज्म होगी, पहली सिंथेसिस होगी। अब हम बात करते हैं हमारी सेकंड सिंथेसिस पे। अब बात करते हैं हमारी सेकंड सिंथेसिस पे, ओके। तो देखो सेकंड सिंथेसिस भी आपकी बहुत ज्यादा आसान है, बिल्कुल सेम है जैसे आपने पहले की थी। सेकंड सिंथेसिस आपकी क्या है? हेंसिस पैरेलल सिंथेसिस। तो इस सिंथेसिस के अंदर आपने क्या करना है वो सुनेगा। पहले थ्योरी देखेंगे, देन थ्योरी के थ्रू हम लोग रिएक्शन बनाएंगे, एंड देन फाइनली रिएक्शन कैसे प्रोसीड हुई उसके लिए हम बात करेंगे हमारे मैकेनिज्म पे, ठीक है। तो बहुत आसान है। थ्योरी पे आपको क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है इस सिंथेसिस में आपका पैरेलल कैसे बनेगा। इस केस में ना आपको दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लेने हैं। पहला है आपका हेलोकीटोन, तो पहले आपने क्या लिया? अपना हेलोकीटोन लिया। इसकी रिएक्शन किसके साथ कराए? बीटा कीटो एस्टर के साथ कराए। तो दो रिएक्टेंट याद रख लो, हेलोकीटोन और बीटा कीटो एस्टर। इनकी रिएक्शन किसके प्रेजेंस में कराए? रिएजेंट आपका बिल्कुल सेम है, जो है आपका अमोनिया। यानी कि ये बोल रहा है रिएक्शन आपने किसकी प्रेजेंस में करानी है? इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया। तो रिएक्शन कंडीशन में मैंने ले लिया अमोनिया, ओके। अभी बोल रहे जैसे आप रिएक्शन कराएंगे ना, दो मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होगा, जिसमें पहला है आपका HCl, दूसरा है आपका वाटर मॉलिक्यूल। तो बोल रहा है जैसे आप HCl का और दो वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन कराएंगे तो आपको आपका प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाएगा विच इज पायरोल डेरिवेटिव। तो अगर यहाँ पर को आपके आल ग्रुप्स लगे हैं तो आपको पायरोल सिंपली ऑब्टेन नहीं होगा, पायरोल का डेरिवेटिव आपको मिलेगा। तो यहाँ लिख दिया हमने पायरोल डेरिवेटिव हमको मिल जाएगा। तो सिंपल सी बात है, रिएक्शन भी बना लेंगे, थ्योरी भी याद कर लेंगे। तो रिएक्शन में क्या करना है? सबसे पहले हेलोकीटोन लेना है, रिएक्शन करानी है बीटा कीटो एस्टर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया। वाटर मॉलिक्यूल निकालना है, HCl निकालना है और आपको दिखा देना है कि आपका पायरोल डेरिवेटिव आपको ऑब्टेन हो गया, ओके। जो ग्रुप्स यहाँ लगाए होंगे वही ग्रुप्स आपके पायरोल डेरिवेटिव में आपको मिलेंगे। तो ये तो हम सिंपली याद कर सकते हैं, बट मैकेनिज्म यानी कि रिएक्शन कैसे प्रोसीड हुई उसके लिए हमको जाना पड़ेगा मैकेनिज्म पे। और मैकेनिज्म को याद करने की जरूरत नहीं है, मैकेनिज्म को जस्ट आपको समझना पड़ेगा। अब ये मैकेनिज्म कैसे प्रोसीड हुई उसे आपको मैं बताती हूँ, ठीक है। तो देखो ना, बहुत आसान है। फर्स्टली देखो, आपने अपने दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को नहीं लेना, पहले मैकेनिज्म को प्रोसीड कराने के लिए आप अपना सेकंड रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लेंगे विच इज बीटा कीटो एस्टर। तो ये बोल रहा है सबसे पहले हमने क्या लिया? हमारा बीटा कीटो एस्टर, ओके। और रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में कराई? रिएक्शन कंडीशन में क्या चाहिए? अमोनिया चाहिए। तो इन द प्रेजेंस ऑफ NH3 हमने रिएक्शन कराई। तो आपको साफ साफ दिखा हुआ है कि NH3 की प्रेजेंस में आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? वाटर का एलिमिनेशन। अब खुद ही सोच लीजिए, वाटर को आपने एलिमिनेट करना है तो आपको क्या चाहिए? आपको हाइड्रोजन चाहिए दो, और एक आपको क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो आपको साफ साफ दिख रहा है अमोनिया से आप दो हाइड्रोजन निकालेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NH में कन्वर्ट हो जाएगा, और इससे दो हाइड्रोजन आपके बाहर निकल जाएंगे। और आपको आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में एक कीटो ग्रुप दिख रहा है। इस कीटो के पास क्या है? ऑक्सीजन है। तो हम क्या करा सकते हैं? हमको वाटर निकालना है तो मैं ऑक्सीजन यहाँ से निकाल दूं और NH3 से दो हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दूं तो मेरा वाटर बन जाएगा। तो आपने कुछ नहीं करना, यहाँ से ऑक्सीजन को हटाना है और ऑक्सीजन को बाहर निकाल देना, और NH3 से आपने दो हाइड्रोजन निकाल देना है तो ये H2O के फॉर्म में बाहर निकल गया। अब NH3 में क्या बचा? सिर्फ NH। तो यहाँ पे आपका क्या जुड़ जाएगा? NH। क्लियर हुआ? तो देखो, और सारी चीजें, ये NH2 नहीं है, ये आपका NH है, ठीक है। तो हमको क्या करना है? बाकी कुछ चीज हमने नहीं करना है, हमने यहाँ से आपका वाटर का एलिमिनेशन कराया और जहां पे आपका कीटो ग्रुप लगा था उस पे हमने क्या लगा दिया? NH ग्रुप यहाँ पर को ऐड कर दिया। बस इतनी चीज क्लियर है। तो हमको ये स्पीसीज ऑब्टेन होगी। देखो बिल्कुल सारी चीजें एक ही जैसी है, बट हमने क्या कर रखा है, ये भी दिखाया है कि यहाँ पर को हमारा हाइड्रोजन भी तो प्रेजेंट होगा, वैलेंसी सेटिस्फाई करोगे तो यहाँ हाइड्रोजन आपको मिलेगा। तो देखो वो चीज हमको यहाँ पे मिल गई, ऊपर आपका ये ग्रुप हो गया, बाकी सारी चीजें एज इट इज है, ओके। अब अगले स्टेप में ये क्या करने को बोल रहा है? ये बोल रहा है अगले स्टेप में हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ना, इसे भी निकाल सकते हैं। रिएक्शन कंडीशन में ये H पॉजिटिव आयन को क्या कर रहा है? बाहर निकाल रहा है। तो ये बोल रहा है अगर आप इस बॉन्ड को यहाँ से क्लीव करते हैं, ये जो बॉन्ड है इसे आप क्लीव करते हैं तो क्या होगा? आपको पता है हाइड्रोजन तो एज अ पॉजिटिव चार्ज निकलेगा और इस कार्बन को क्या मिल जाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो आपने बस यही करना है, इस हाइड्रोजन को रिएक्शन कंडीशन में आपने बाहर निकाल दिया और कार्बन को दे दिया अपना नेगेटिव चार्ज। बट आपको पता है कार्बन एक पॉजिटिव स्पीसीज है, ये अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं कैरी करेगी। तो ये कार्बन क्या करेगी? इस नेगेटिव चार्ज को कन्वर्ट कर देगी बॉन्ड में। तो यहाँ पे क्या होगा? इस नेगेटिव चार्ज के थ्रू एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो सपोज करो ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, तो ये कार्बन सेटिस्फाई हो गया, लेकिन इस कार्बन को अब प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि अगर आप इस कार्बन की वैलेंसी चेक करेंगे तो देखो दो वैलेंसी यहाँ आ रही है, दो ऊपर आ रही है, एक यहाँ, यानी कि पेंटावैलेंट है। पेंटावैलेंट को सेटिस्फाई करने के लिए ये अपनी वैलेंसी को तोड़ेगी, तो वो वैलेंसी क्या होगी? ये डबल बॉन्ड, यानी कि ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट
शिफ्ट हो जाएगा नाइट्रोजन के ऊपर एज अ नेगेटिव चार्ज। देखो ये कैसे शिफ्ट होगा, एज अ नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर। अब आपको क्या मिला, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब आपको देखो रिएक्शन कंडीशन में आपने यहाँ से हाइड्रोजन पॉजिटिव निकाला था, ये हाइड्रोजन पॉजिटिव किससे अप्रोच करेगा, नाइट्रोजन नेगेटिव से, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ बन जाएगा NH2। देखो यहाँ पे क्या बन गया, NH2। क्लियर हुआ। बट हमको क्या देखने को मिला, ये गया, और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था वो कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। क्लियर हुआ। तो हमको ये स्पीसीज ऑब्टेन हुई। देखो मैं इससे पहले हटाती हूँ, ये देखो हमको क्या, ये स्पीसीज ऑब्टेन हुई, यही तो मिली, बिल्कुल सेम मिली। तो हमको यहाँ पे क्या मिल गया, एनामिन मिल गया। क्लियर हुआ। तो देखो सिंपल सी बात थी, पहले हमने अमोनिया के साथ रिएक्शन कराया, वाटर का एलिमिनेशन हुआ, देन हमने क्या किया, जिस डबल बॉन्ड को शिफ्ट किया, जिसकी वजह से हमको क्या मिल गया, एनामिन मिल गया। ओके देखिए ना, अब आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, हमको क्या मिल गया, एनामिन ऑब्टेन हो गया। अब हमने क्या करना है ना, इस एनामिन की रिएक्शन हमारे करानी है हमारे पहले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ, विच इज हैलो कीटोन। यानी कि अब हम रिएक्शन कंडीशन में क्या लाएंगे, हमारा हैलो कीटोन। तो देखो मैं रिएक्शन कंडीशन में क्या लागी, हैलो कीटोन, और इन दोनों के बीच में हमने रिएक्शन करानी। ओके अब बात करते हैं रिएक्शन हम कैसे कराएंगे, क्योंकि देखो हमको क्या पता है, हमको पता है हमको क्या चाहिए, एज अ प्रोडक्ट पायरोल चाहिए, और पायरोल हमारी एक 5 मेंबर्ड रिंग है। लेकिन अभी हमको कोई रिंग का फॉर्मेशन होते हुए दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, हमारे पास दोनों चेन है। तो अब इन चेन का यूज करके हमने क्या बनाना है, रिंग का फॉर्मेशन करना है। तो रिंग का फॉर्मेशन कैसे होगा, हमको क्या करना होगा, इन दोनों को जोड़ना होगा। जोड़ेंगे कैसे, आपको मैंने पहले ही बताया, आपको क्या करना होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर्स जोड़ने होंगे। तो बहुत आसानी से पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर्स मिल जाएंगे। हम क्या करेंगे, पहले हमारे पहले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल यानी कि इनामिन में हम इस डबल बॉन्ड को क्लीव करके पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर जनरेट कर सकते हैं। कैसे होगा, देखो अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ूं, तो मुझे पता है इसके इस साइड भी कार्बन है, इस साइड भी कार्बन है, तो किसी को भी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दे सकते हैं। ओके लेकिन ये चीज माइंड पर रखना कि अगर ये चार्ज जो है, यहाँ पे जो चार्ज जाएगा उसका अपोजिट चार्ज यहाँ पे आना चाहिए। तो आपको पता है नाइट्रोजन नेगेटिव एलिमेंट है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा प्रेफर करेगा। तो इसके एडजेसेंट पोजीशन में जो ग्रुप होगा उसके ऊपर कौन सा चार्ज आना चाहिए, पॉजिटिव, बिकॉज ये नेगेटिव है तो यहाँ आएगा पॉजिटिव। तो हमको क्या करना होगा, बॉन्ड जो क्लीव करना होगा उसमें इस कार्बन को पॉजिटिव चार्ज देना होगा, और इस कार्बन को देना होगा नेगेटिव चार्ज। क्लियर हुआ। तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज तो मिल गए। अब ये अगर अप्रोच करना चाहते हैं तो इनको भी तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज चाहिए। तो कहाँ से मिलेंगे, हमारे पास जो दूसरी स्पीसीज है इसमें आपके पास कीटो ग्रुप है, और आपको पता है ये ग्रुप जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये आसानी से क्लीव हो सकता है। हम इसके पाई बॉन्ड को तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ेंगे, ये बॉन्ड को हम तोड़ सकते हैं ऑक्सीजन के ऊपर। तो ऑक्सीजन के ऊपर ये मिलेगा नेगेटिव चार्ज, और कार्बन को क्या मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज। तो देखो मेरे पास जो दोनों स्पीसीज है, दोनों के ऊपर मुझे चार्जेस मिल गए हैं। अब अगर चार्जेस मिले हैं तो अपोजिट चार्ज से क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे। तो आपने क्या करना है, अपोजिट चार्जेस का यूज करके बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है। तो देखो ये नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज से हम एक नया बॉन्ड क्रिएट कर सकते हैं इस पॉजिटिव सेंटर पे। तो यहाँ पे एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। तो अगर मैं इनको हटा लूं तो हमको क्या, एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन देखने को मिला। लेकिन स्टिल हमारे पास यहाँ एक पॉजिटिव और एक यहाँ नेगेटिव है। अब ऐसा तो नहीं होगा कि इनके बीच में भी बॉन्ड बन जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ये चीज तो हमको चाहिए ही नहीं। तो हमको क्या करना होगा, इनके चार्जेस भी तो सेटिस्फाई करने होंगे। तो इनके चार्जेस हम सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन बॉन्ड बना के नहीं करेंगे, कुछ दूसरे तरीके से करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो ये जो NH2 है ना, ये NH2 में आप देखो ये नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन जो है, इन हाइड्रोजन को हम आसानी से तोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है नाइट्रोजन की नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है और हाइड्रोजन की बहुत कम। तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ज्यादा बॉन्ड पोलर होगा, और उस बॉन्ड को आप बहुत आसानी से तोड़ सकते हैं। तो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के बीच का अगर मैं बॉन्ड तोड़ू तो आपको पता है रिएक्शन कंडीशन में आपके पास क्या मिलेगा, H पॉजिटिव आयन, और नाइट्रोजन को क्या मिलेगा, नेगेटिव चार्ज। तो देखो मेरे को क्या करना होगा, ये बॉन्ड को तोड़ना होगा और नाइट्रोजन को क्या देना होगा, नेगेटिव चार्ज, और रिएक्शन कंडीशन में क्या आ जाएगा, H पॉजिटिव आयन। तो देखो अगर इसके पास H पॉजिटिव आयन है तो ये पॉजिटिव आयन कहाँ अप्रोच कर सकता है, ऑक्सीजन नेगेटिव से। तो होगा क्या, आपका ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा हाइड्रोजन, जिसकी वजह से ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे हो जाएगा सेटिस्फाई। क्लियर हुआ, ये गया क्लियर, ये तो सेटिस्फाई हो गया। अब ये सेटिस्फाई कैसे होगा, देखो ये बोलेगा नाइट्रोजन मेरे पास तो नेगेटिव चार्ज है, तो मैं अपने नेगेटिव चार्ज से आपको सेटिस्फाई कर सकता हूँ। कैसे होगा, ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और कार्बन के ऊपर से भी पॉजिटिव चले जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर से भी नेगेटिव चार्ज चला जाएगा। तो हमको क्या देखने को मिलेगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे को फॉर्म होते हुए देखने को मिलेगा नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में। तो दोनों चार्जेस को हमने सेटिस्फाई कर दिया और हमको ये स्पीसीज ऑब्टेन हो गई। तो देखो वही चीज हमको यहाँ पे ऑब्टेन हुई है। हमने क्या की है, देखो यहाँ से स्टार्ट करता है, इस पोजीशन से स्टार्ट करता है, ये है ये पोजीशन। इसमें आपके पास COET ग्रुप ऊपर लगा हुआ है, नीचे कार्बन है जिसके पास आपका क्या है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, सॉरी कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है। क्लियर, और यहाँ आपका कोई R ग्रुप प्रेजेंट है। इसके साथ ये पोजीशन है जिसमें आपके पास जो कार्बन है इसके पास ऊपर एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप, देखो पहले मैं हाइड्रोक्सी ग्रुप ही बना देती हूँ
OH यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, ये OH यहाँ पे प्रेजेंट है, इसके साथ नीचे ये पूरा ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। क्लियर हुआ? अब देखो ना, अगले स्टेप में ये बोल रहा है आपने एक और चीज रिएक्शन कंडीशन में ली, वो था आपका H पॉजिटिव आयन। ये बोल रहा है अगर आप रिएक्शन कंडीशन में H पॉजिटिव आयन लेते हैं तो होगा क्या? H पॉजिटिव आयन लेते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इस हाइड्रोक्सी ग्रुप में ऑक्सीजन के ऊपर तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से क्या कर सकता है, इस हाइड्रोक्सी ये जो है इसके साथ अप्रोच कर सकता है। तो ऑक्सीजन अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ एक नया बॉन्ड किसके साथ क्रिएट कर देगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव के साथ। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, OH किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2O में, बिकॉज एक और हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ गया है। लेकिन अब ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज ऑक्सीजन ने अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का यूज करके एक नया बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है। तो यहाँ पे H2O तो मिलेगा, लेकिन चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव। क्लियर हुआ? अब हमको क्या करना है, वाटर का एलिमिनेशन कराना है। देखो हमको 2 वाटर मॉलिक्यूल निकालने थे, लेकिन अभी एक ही वाटर मॉलिक्यूल निकला है, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल कहां से निकलेगा, यहां से। तो होगा क्या, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और आपको पता है ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज कैरी नहीं करेगा, तो ये क्या करेगा, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए इस बॉन्ड को क्लीव करेगा। तो अगर ये बॉन्ड यहां से क्लीव होता है तो ये क्या है, एज अ वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। समझ में आया ना? देखो ये बॉन्ड है ना, इसको आप तोड़ेंगे तो कहां की ओर तोड़ेंगे, ऑक्सीजन के ऊपर, और ऑक्सीजन को कौन सा चार्ज मिलेगा, नेगेटिव, और इस पोजीशन में जो कार्बन है इसे कौन सा चार्ज मिलेगा, पॉजिटिव। ये देखो कार्बन को मिला, ऑक्सीजन को मिला नेगेटिव, कार्बन को मिला पॉजिटिव चार्ज, लेकिन हम नेगेटिव चार्ज लगाएंगे नहीं, बिकॉज ये नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है उससे सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये एज अ वाटर मॉलिक्यूल आपका बाहर निकल जाएगा। 2 वाटर मॉलिक्यूल निकालने थे, हमने वो दोनों निकाल लिए। क्लियर हुआ? लेकिन अब इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। ओके, अब इस पॉजिटिव चार्ज को हम कैसे सेटिस्फाई करेंगे, तो हमको सेटिस्फाई करने के लिए कुछ एक काम करना है। ये चीज ध्यान में रखनी है कि हमने 2 वाटर मॉलिक्यूल तो निकालने थे, बट एक HCl भी तो निकालना था। अब टाइम आया है वो HCl को निकालने का, तो हम क्या करेंगे, देखो इस पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं कि अगर मैं इसके एडजेसेंट पोजीशन में जो कार्बन है इससे अगर हाइड्रोजन को निकालूं तो क्या होगा। देखो अगर यहाँ से मैं हाइड्रोजन निकालती हूँ तो मुझे पता है रिएक्शन कंडीशन में H पॉजिटिव आयन मिलेगा और इस कार्बन को क्या मिलेगा, आपका नेगेटिव चार्ज। बट इस H पॉजिटिव आयन को मैं कहाँ डालूं, अब इसको इसको सेटिस्फाई करने के लिए भी तो मुझे कुछ चाहिए, खाली तो मैं H पॉजिटिव आयन निकालूंगी नहीं। तो मुझे क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे भी तो आपकी एक स्पीसीज है, ये है क्लोरीन। तो आपका क्लोरीन तो अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, इस कार्बन एंड क्लोरीन के बीच का बॉन्ड तोड़ सकती हूँ। तो ये क्लोरीन मेरा अगर बाहर निकलता है तो होगा क्या, देखो अगर इस क्लोरीन को मैं बाहर निकालती हूँ तो क्लोरीन एज अ नेगेटिव चार्ज आपका बाहर निकला और इस कार्बन को आपका कौन सा चार्ज मिला, पॉजिटिव चार्ज मिला। तो एक्चुअल में आपको देखने को क्या मिलेगा, मैंने तो सारे ग्रुप्स एक साथ तोड़ दिए, ऐसे तो टूटेंगे नहीं। होगा क्या, आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से हाइड्रोजन को निकालेंगे। जैसे यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो कार्बन को मिलेगा पॉजिटिव चार्ज और सॉरी नेगेटिव चार्ज, और कार्बन इस नेगेटिव चार्ज के थ्रू क्या करेगा, इसके एडजेसेंट में जो कार्बन पॉजिटिव है उसे सेटिस्फाई करेगा, यानी कि बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज किस में कन्वर्ट होगा, बॉन्ड में। और अगर यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो ये पॉजिटिव चार्ज भी हट जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज भी हट जाएगा। तो हमको क्या देखने को मिलेगा, कुछ इस टाइप की स्पीसीज हमको ऑब्टेन हो जाएगी। ओके, अब इस पॉजिटिव चार्ज को हमको सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ जो क्लोरीन था उसे तोड़ेंगे। तो क्लोरीन एज अ नेगेटिव चार्ज बाहर गया तो इस कार्बन को अगेन क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और रिएक्शन कंडीशन में H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन मिलके क्या बना देंगे, HCl, यानी कि हम यहाँ से HCl का एलिमिनेशन करेंगे। ओके, अब HCl तो एलिमिनेट हो गया, लेकिन अब यहाँ पे हमें को क्या मिल गया, पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज को कैसे सेटिस्फाई करेंगे, तो हमको पता है रिंग आपकी अभी भी ओपन है, हमको रिंग को क्या करना है, क्लोज। तो क्लोज करने के लिए मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन है ना, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी तो है। अब ये नाइट्रोजन का टाइम है कि ये बोलेगा मैं अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता हूँ ताकि रिंग हमारी क्लोज हो जाए। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को यूज करके एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, किसके साथ, इस कार्बन एटम के साथ। और बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है आपको पता है, नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन देगा इस कार्बन को, जिसकी वजह से कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी, यानी कि कार्बन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दोनों अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कंबाइन करके या फिर बोल सकते हो शेयर करके एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस कार्बन के साथ एक नया बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ। तो नाइट्रोजन के साथ एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ जो कि कुछ इस टाइप का है। ओके, अब बॉन्ड का फॉर्मेशन तो भाई हो गया, लेकिन अब नाइट्रोजन के ऊपर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बजाय कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, बिकॉज नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन को किया है डोनेट। तो यहाँ पे नाइट्रोजन ने कौन सा चार्ज कैरी कर दिया, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर हुआ? अब देखो आपको 2 डबल बॉन्ड दिखने को मिल रहा है, एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे। ओके, अब अगले स्टेप में हमको क्या करना है, देखो ये आपका पायरोल का स्ट्रक्चर तो नहीं होता, पायरोल में आपको क्या देखने को मिलेगा, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी नहीं होता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं होता है, हमको 2 डबल बॉन्ड यहाँ पे मिलता है। तो हमको दो चीज में चेंज करना है, एक तो ये कि पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर से हटाना है
और 2 डबल बॉन्ड यहाँ पे लाने हैं। अब ये कैसे आ सकते हैं? तो देखो ये भी बहुत आसानी से आ जाएंगे। आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये डबल बॉन्ड है इसे शिफ्ट कर देंगे नाइट्रोजन के ऊपर। अगर ये बॉन्ड आपका नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट होता है तो नाइट्रोजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो एलिमिनेट हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो ये आपका ग्रुप था हाइड्रोजन, अगर हम इस बॉन्ड को यहाँ से क्लीव करें तो आपको पता है ये यहाँ से अगर निकलता है तो होगा क्या, यहाँ पे आपका कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और अगर हम लोग इस बॉन्ड को यहाँ से तोड़ते हैं, ये नेगेटिव चार्ज है ना, ये नेगेटिव चार्ज, इस नेगेटिव चार्ज को हम लोग क्या कर सकते हैं, बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो इसके एडजेसेंट पोजीशन में तो बॉन्ड आ नहीं सकता। तो हम इस बॉन्ड को इस डबल बॉन्ड को कहाँ शिफ्ट कर देंगे, इस पोजीशन में, तो यहाँ पे आपका बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये बॉन्ड आपका शिफ्ट हो जाएगा इस पोजीशन में। क्लियर हो रहा ना? मैं रिपीट कर रही हूँ, देखो हमने क्या किया, ओ सो सॉरी, ओ सो सॉरी, देखो ये था, हमने क्या किया, यहाँ से इस ग्रुप को तोड़ा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन था उसे अगर हमने निकाला तो यहाँ पे हमको मिला नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब हमने क्या किया, नेगेटिव चार्ज को कन्वर्ट कर दिया बॉन्ड में। तो देखो अगर ये नेगेटिव चार्ज बॉन्ड में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे आपका एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन है तो इसके नेक्स्ट में तो बॉन्ड आएगा नहीं, ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस पोजिशन में। तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, नया बॉन्ड, और पुराने बॉन्ड को यहाँ से हटा दिया, ठीक है। तो ये हमको 2 बॉन्ड यहाँ पे मिल गए, ठीक है। अब अगर यहाँ पे बॉन्ड है तो ये बॉन्ड तो यहाँ रहेगा नहीं, तो इस बॉन्ड को हटाएंगे हम किसके ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर। तो ये बॉन्ड हटा और किसके ऊपर चले गया, नाइट्रोजन के ऊपर, जिसके ऊपर से वजह से नाइट्रोजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो हट गया। तो हमको कौन सी स्पीसीज ऑब्टेन हुई, हमारा पायरोल रिंग। क्लियर हुआ? तो स्टेप थोड़े लेंथी थे, समझाने में थोड़ा टाइम लगा, बट होप आपको क्लियर आएगा क्योंकि बहुत आसान से स्टेप्स हैं, ठीक है। तो हमने लास्ट में जो चीज करनी थी, 2 चीज, वो हमने फाइनली कर दी। तो ये चीज हमको क्या है, ये स्टेप्स को फॉलो करके हमको हमारा फाइनली पायरोल डेरिवेटिव ऑब्टेन हो गया। ये थी हमारी सेकंड मैकेनिज्म। अगर आप ये 2 मैकेनिज्म भी ऐड कर लेते हैं एग्जाम में तो ये आपके लिए इनफ है, ओके। तो ये अभी हमने जिस बात की सिंथेसिस पे। नाउ अब बात कर लेते हैं हमारी केमिकल रिएक्शंस पे जो आपका पैरोल शो करता है। तो कौन सी केमिकल रिएक्शन शो करता है, देखो एक और सिंथेसिस यहाँ पे ऐड की हुई है, वो भी पढ़ लो। तो ये जो सिंथेसिस है ये आपका कॉमर्शियल मेथड है। आप बोल सकते हो पैरोल को अगर आप सिंथेसाइज करना चाहते हैं तो उसका कॉमर्शियल मेथड क्या है कि आप फ्यूरिन से पैरोल को सिंथेसाइज करें। तो अब आपको पता है फ्यूरिन आपका क्या होता है, देखो जैसे पैरोल रिंग थी, पैरोल में आपके पास जो हेटेरो एटम था नाइट्रोजन था, अगर इस नाइट्रोजन को मैं ऑक्सीजन से रिप्लेस कर दूं तो ये रिंग आपकी पैरोल की बजाय क्या बन जाएगी, फ्यूरिन बन जाएगी। तो ये बोले इस फ्यूरिन से भी आप पैरोल को सिंथेसाइज कर सकते हैं। अब कैसे सिंथेसाइज करेंगे, बहुत आसान है, सुनिएगा। मैकेनिज्म वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ रिएक्शन है, इसे भी याद कर लीजिएगा। तो ये बोल रहा है ना, फ्यूरिन को आपने क्या करना है, ये बोल रहा है सबसे पहले आप अपना फ्यूरिन लो और इसे आप किससे पास कराओ, अमोनिया से। यानी कि रिएक्शन कंडीशन में आपने रिएजेंट अगेन आपने क्या लिया, अमोनिया। तीनों ही सिंथेसिस में आप अमोनिया का ही यूज कर रहे हैं, ओके। तो ये बोल रहे फ्यूरिन को आप किससे पास कराओ, अमोनिया से पास कराओ। और किसके प्रेजेंस में कराओ, आपने एक कैटलिस्ट लिया है विच इज अमोनियम ऑक्साइड। तो ये बोल रहा है अमोनियम ऑक्साइड को आप कैटलिस्ट के फॉर्म में लो। रिएक्शन कंडीशन में हाई टेम्परेचर दो, अप्रॉक्स 480 से 490 डिग्री सेल्सियस का आप टेम्परेचर दो। और जैसे आप टेम्परेचर इतना प्रोवाइड कराएंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ये जो आपकी फ्यूरिन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पायरोल में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन एटम है वो किससे कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन एटम से कन्वर्ट हो जाएगा। किसकी वजह से, इस अमोनिया की वजह से। इस अमोनिया में जो नाइट्रोजन है वो यहाँ पे आपका प्लेस हो जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या है, हमको यहाँ पर को क्या देखने को मिलता है, फ्यूरिन के बजाय पैरोन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ये आपकी सिंथेसिस है, कॉमर्शियल मेथड भी आप इसे बोलते हैं। क्लियर हुआ ना? तो ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतना आप लिख सकते हैं एडिशनली कि आपका फ्यूरिन से भी आप पैरोल बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं, फ्यूरिन को आपने अमोनिया पे पास कराया इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट अमोनियम ऑक्साइड, हाई टेम्परेचर आपने प्रोवाइड किया। जैसे ये कंडीशन अप्लाई की तो आपको देखने को मिला कि फ्यूरिन किस में कन्वर्ट हो गया, पैरोल में कन्वर्ट हो गया, दैट्स ओके। अब ये तो सिंथेसिस लास्ट है, अरे एक और सिंथेसिस है, 1 मिनट रुकिएगा। अब सिंथेसिस, ये चौथी सिंथेसिस आपकी क्या बोल रही है, फ्रॉम एसिटाइलिन। ये बोल रहा है एसिटाइलिन से भी आप क्या कर सकते हैं, पैरोल को सिंथेसाइज कर सकते हैं। इसमें भी सिर्फ रिएक्शन है, मैकेनिज्म नहीं है। तो एसिटाइलिन से कैसे कर सकते हैं, ये बोल रहे हैं आपको क्या करना है, मिक्सचर ऑफ एसिटाइलिन आपने लेना है और उसे किससे पास कराना है, अगेन अमोनिया से। देखो अमोनिया ही हर जगह रिएजेंट में आपने यूज करना है, बिकॉज अमोनिया से ही आपको नाइट्रोजन मिलेगा। और ये नाइट्रोजन क्या है, पैरोल रिंग में एज अ हेटेरो एटम की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये बोल रहा है आपने अपने मिक्सचर ऑफ एसिटाइलिन लेना है, इसे पास कराना है किसे, अमोनिया से। और किसमें कराना है, और इसे क्या करना है, थ्रू अ रेड हॉट ट्यूब, ठीक है। तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपका जो ये एसिटाइलिन है वो इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया किसमें कन्वर्ट हो गया, पैरोल रिंग में कन्वर्ट हो गया, दैट्स इट। यानी कि रिएक्शन कंडीशन में आपने जस्ट हीट करना है बस, ठीक है।
तो आप इसको भी ऐड कर सकते हैं। ये हमारी फोर्थ और लास्ट सिंथेसिस रहेगी, ठीक है। अब इसके बाद हम पर्टिकुलरली चलते हैं हमारी केमिकल रिएक्शंस पे। तो केमिकल रिएक्शंस आपकी क्या है, तो पहली केमिकल रिएक्शन जो आपका पैरल शो करता है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि बहुत ज्यादा आसान है, ओके। अब देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पैरल कैसे करता है, तो इसको समझने के लिए आपको बस मेन चीज याद ये रखनी है, जैसे मैंने पहले के लेक्चर्स पे भी बोला है कि कौन सी पोजीशन में अटैक होता है, इतना आपको पता होना चाहिए, बाकी तो आप खुद से कर लेंगे, ठीक है। देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है जब भी आप पायरोल में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं तो पायरोल आसानी से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो तो करता है, लेकिन जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, जो अप्रोच कराता है, जो सब्स्टिट्यूशन कराता है, वो हमेशा या जो सेकंड पोजीशन में अप्रोच कराएगा या जो थर्ड पोजीशन में अप्रोच कराएगा। लेकिन जनरली हम लोग क्या है, सेकंड पोजीशन को ज्यादा प्रेफर करते हैं, किसके कंपेयर में, थर्ड पोजीशन के कंपेयर में, बिकॉज सेकंड पोजीशन जो है वो ज्यादा स्टेबल होती है कंपेयर टू थर्ड पोजीशन। समझ में आया क्या बोला मैंने? देखो रिपीट कर रही हूँ, ये बोल रहा है कि अगर आपके पास पायरोल है और इसमें आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना चाहते हैं, तो आपको पता है आपका इलेक्ट्रोफाइल आपके पैरोल रिंग में अप्रोच करेगा, अटैक करेगा, ओके। अब कौन सी पोजीशन में अटैक करेगा वो चीज मैटर करती है, वो चीज आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है जो पोजीशन में अटैक होता है वो आइदर सेकंड पोजीशन में हो सकता है, आइदर थर्ड पोजीशन, यानी कि ये है आपकी सेकंड पोजीशन और ये है आपकी थर्ड पोजीशन, या यहाँ अटैक होगा इलेक्ट्रोफाइल का या फिर यहाँ अटैक होगा, ओके। तो ये बोल रहा है अटैक तो इन दोनों पोजीशन में पॉसिबल है, लेकिन जो मेजर प्रोडक्ट आपका बनेगा, जिस पोजीशन में मेजर प्रोडक्ट आपका मिलेगा, वो है आपकी सेकंड पोजीशन, यानी कि सेकंड पोजीशन में जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो आपका मेजर होगा, और थर्ड पोजीशन में जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो आपका क्या होगा, माइनर होगा, ओके। और क्यों होगा उसका रीजन भी मैं आपको बता दूं। ये बोल रहा है कि जब सेकंड पोजीशन में अटैक होगा और आपको प्रोडक्ट मिलेगा, वो प्रोडक्ट आपका स्टेबल होगा, यानी कि सेकंड पोजीशन में अटैक करने के बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा वो आपका स्टेबल होगा, और थर्ड पोजीशन में अटैक करने के बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा वो आपका उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होगा जितना आपकी सेकंड पोजीशन का प्रोडक्ट होगा, ओके। और इसको प्रूव करने के लिए हमने यहाँ पे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी बनाए हुए हैं, यानी कि यहाँ पे आपको ये चीज शो किया गया है कि आपके पास पायरोल है, इसमें आपने इलेक्ट्रोफाइल ने, इस पे आपके इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, एक बार कार्बन सेकंड में अटैक किया, एक बार कार्बन थर्ड पे अटैक किया। तो कार्बन सेकंड में जब अटैक करेगा तो आपको देखने को मिलेगा कार्बन सेकंड के अटैक की वजह से आपको 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं, और कार्बन थर्ड में अटैक करने की वजह से सिर्फ 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं। तो आपको पता है जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे कंपाउंड आपका उतना स्टेबल। तो कार्बन सेकंड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा है, तो इसमें आपका कंपाउंड ज्यादा क्या है, स्टेबल है। तो जो प्रोडक्ट आपका ज्यादा स्टेबल रहेगा वो आपका मेजर रहेगा, और यहाँ पे आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कम है कंपेयर टू दिस, ठीक है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कम है तो ये आपका अनस्टेबल होगा, यानी कि ये पोजीशन को हम कम प्रेफर करेंगे। क्लियर हुआ ना? अब देखो कैसे शो किया है, मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ, आप एग्जाम में ये चीज डाल देना, ठीक है। तो ये बोल रहा है देखो इलेक्ट्रोफाइल का अप्रोच अगर आप सेकंड पोजीशन में कराएंगे तो इलेक्ट्रोफाइल चला गया सेकंड पोजीशन में। अब जाएगा कैसे, देखो ये बॉन्ड तो क्लीव होगा ना, ये बॉन्ड आपका क्लीव होगा। देखो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अप्रोच करेगा, जहां पे आपका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होगा, यानी कि जहां पे नेगेटिव चार्ज होगा वहीं तो पॉजिटिव चार्ज अप्रोच करेगा। तो देखो, तो मैंने आपसे क्या बोला, देखो आपकी इलेक्ट्रोफाइल को अप्रोच करना है, और मैं पहले अप्रोच कहाँ करा रही हूँ, कार्बन सेकंड पे, यानी कि ये पोजीशन है यहाँ पे मुझे अप्रोच कराना है इस इलेक्ट्रोफाइल का। तो आपको पता है देखो इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव स्पीसीज है, इसे अगर अप्रोच करना है तो इसे नेगेटिव सेंटर ढूंढना होगा। तो अगर आप कार्बन सेकंड में अप्रोच कराना चाह रहे हैं तो कार्बन सेंटर को, सेकंड को आपने क्या बनाना होगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज कैसे बनेगा, हम क्या कर सकते हैं, इस बॉन्ड को क्लीव कर सकते हैं। अगर देखो मैं इस बॉन्ड को क्लीव करूं और बॉन्ड ऊपर की ओर क्लीव करूं तो आपको पता है ये कार्बन बन जाएगा नेगेटिव चार्ज और ये कार्बन बन जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। तो आपने वही किया है, आपने इस बॉन्ड को तोड़ा और बॉन्ड तोड़ा कार्बन सेकंड की ओर, जिसकी वजह से कार्बन सेकंड बना नेगेटिव चार्ज और कार्बन थर्ड बना पॉजिटिव चार्ज। और इस कार्बन सेकंड में अब आपके इलेक्ट्रोफाइल ने अप्रोच किया और ये स्पीसीज आपको ऑब्टेन हो गई। देखो यही चीज तो बनी, कार्बन सेकंड में इलेक्ट्रोफाइल चला गया, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर से पॉजिटिव चार्ज चला गया, बिकॉज पॉजिटिव और नेगेटिव ने कंबाइन करके बॉन्ड बना दिया, लेकिन कार्बन थर्ड पे आपका क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब ये बोल रहा है इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी तो बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, ये बोल रहा है ऐसा हो सकता है कि इस पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए अगर ये बॉन्ड यहाँ चला जाए तो यहाँ पे आपका बॉन्ड आ जाएगा, देखो यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, लेकिन इस पोजीशन में कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो हमको क्या है, ये स्पीसीज ऑब्टेन हो जाएगी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तो बना लेंगे। अब देखो अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए क्या होगा, जो नाइट्रोजन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के पास जो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, बॉन्ड में। तो अगर यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से सेटिस्फाई हो जाएगा, लेकिन नाइट्रोजन के ऊपर आपका कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये स्पीसीज आपको ऑब्टेन हो गई। तो देखो यहाँ पे आपका बॉन्ड आ गया, यहाँ पे भी बॉन्ड आ गया, नाइट्रोजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो ये आपके फाइनल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए। तो कार्बन सेकंड पे अप्रोच करने की वजह से 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं, ओके। लेकिन सेम चीज अगर मैं कार्बन थर्ड पे करूं तो देखो कार्बन थर्ड पे अगर अटैक करना है तो मुझे क्या करना होगा,
पॉजिटिव सेंटर कहाँ लाना होगा, यहाँ पे, और नेगेटिव सेंटर कहाँ लाना होगा, यहाँ पे, बिकॉज कार्बन थर्ड पे जब नेगेटिव सेंटर आएगा तभी इलेक्ट्रोफाइल कार्बन थर्ड पर अटैक कर पाएगा। तो हमको क्या मिलेगा, कार्बन थर्ड पे इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक कर दिया और कार्बन सेंटर सेकंड बन गया पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या बन सकते हैं, देखो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए ये डबल बॉन्ड तो पॉसिबल ही नहीं आना, कौन आएगा, नाइट्रोजन के अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो नाइट्रोजन के अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे बनेगा बॉन्ड, और नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और इसके ऊपर से पॉजिटिव चार्ज यहाँ से हट जाएगा। तो देखो एक ही हमको क्या है, यहाँ पे इसके सिर्फ 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिले, लेकिन इस केस में हमें 3 मिले, तो हम लोग किसे प्रेफर करेंगे, कार्बन सेकंड को प्रेफर करेंगे, कार्बन थर्ड को प्रेफर नहीं करेंगे। क्लियर हुआ, तो ये चीज आप एग्जाम में ऐड कर सकते हो और लिखना चाहें, जो मैंने बोला कि इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा है तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ज्यादा है अटैक की, और यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कम है तो पॉसिबिलिटी कम है, इसे आप लिख भी सकते हैं। क्लियर हुआ, तो आप लिख कैसे सकते हैं वो भी मैं आपको बता सकती हूँ। आप ऐसा बोलिएगा, जो कार्बन सेकंड पोजीशन में है, जो कार्बन सेकंड पोजीशन है, इसमें आपका जो अटैक होगा वो आपका क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, मोर स्टेबल होगा, और कार्बन थर्ड पे जो आपका अटैक होगा वो आपका क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। बस आपने इतना लिख देना है, दैट्स इट, आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इधर केमिकल रिएक्शंस के थ्रू चलते हैं, यानी कि अभी तो जस्ट हमने शो किया कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पायरोल में कैसी होती है। अब कुछ एग्जांपल्स लेके चलते हैं। अब एक और चीज सुनेगा, एग्जांपल्स पूरे पूरे लिखने की नीड ही नहीं है, मतलब ऐसा मत लिख देना कि चलो आप पहले पायरोल में नाइट्रेशन करा रहे हैं, पूरी रिएक्शन शो कर रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है, बिकॉज आपने ऊपर बता ही दिया है कि आपकी कैसी रिएक्शन होने वाली है। अब जस्ट आप यहाँ पर को सिंपली एरो के थ्रू भी, एक फ्लो चार्ट के थ्रू भी बता सकते हैं, कितनी भी आप यहाँ पर को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर देना। मैंने 3 लिखी हुई है। तो पहला है, ये बोल रहा है नाइट्रेशन, ये बोल रहा है अगर आप अपने पायरोल रिंग में नाइट्रेशन कराना चाहते हैं तो आपको पता है NO2 ग्रुप का एडिशन होगा, तो एडिशन आपने कौन सी पोजीशन में कराया, सेकंड पोजीशन में कराया, ये चीज नोटिस करने वाली है, दैट्स इट। ठीक है, अगला क्या है, सल्फोनेशन जब आपने कराया तो सल्फोनेशन में SO3H ग्रुप का एडिशन हुआ, और कहाँ हुआ, आपके सेकंड पोजीशन में हुआ। अगला है आपका राइमर टाइमन रिएक्शन, ये बोल रहा है, देखो हमने ये चीज केमिकल प्रॉपर्टी में भी डिस्कस की थी कि ये जो केमिकल रिएक्शन है वो आपकी बेंजीन शो नहीं करता, बेंजीन भी एरोमेटिक है बट बेंजीन शो नहीं करता है, पायरोल रिंग करता है, बिकॉज पायरोल इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। तो हमने क्या करना है, इस रिएक्शन में क्या होता है, आपका एल्डिहाइड ग्रुप का एडिशन होता है, तो एल्डिहाइड ग्रुप का एडिशन तो हुआ, बट कौन सी पोजीशन में हुआ, आपकी सेकंड पोजीशन में ही हुआ। तो हमने क्या किया, ये 3 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो की, किसके ऊपर, पायरोल के ऊपर, और ये सारी तीनों के तीनों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सेकंड पोजीशन को ज्यादा प्रेफर करिए, ये चीज हमने नीचे बाय एग्जांपल शो कर दिया है, बस इतनी चीज आपने ऐड करनी है। ठीक है, दूसरी एक और केमिकल रिएक्शन आप यहाँ पे ऐड कर देना, जो रिडक्शन ऑफ पायरोल, ये बोल रहा है पायरोल में आपका रिडक्शन भी हो सकता है। मैंने आपको पहले बता दिया, रिडक्शन में आपने क्या करना है, जो आपका अनसैचुरेटेड पोर्शन है, यानी कि जहां पे आपको डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है, उसे आप सैचुरेटेड वन में यानी कि सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दो, यानी कि अनसैचुरेटेड स्पीसीज जब सैचुरेट वन में कन्वर्ट होती है, इसी को हम बोलते हैं रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है, सैचुरेशन, रिडक्शन को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेशन, यानी कि किसी भी स्पीसीज को सैचुरेट करने को ही हम बोलते हैं रिडक्शन। तो ये बोल रहा है पायरोल में भी रिडक्शन हो सकता है। अब कौन से रिड्यूसिंग एजेंट आप ले रहे हैं उनके बेसिस पे अलग अलग रिडक्शन आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो पहला आपको ये बोल रहा है कि अगर आप पायरोल में रिडक्शन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ Zn और CH3COH, तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, सिर्फ एक डबल बॉन्ड का रिडक्शन हो रहा है, और एक डबल बॉन्ड के रिडक्शन की वजह से आपको क्या देखने को मिल रहा है, देखो एक ही डबल बॉन्ड यहाँ पे रिड्यूस हुआ है, एक डबल बॉन्ड एज इट इज है और ये डबल बॉन्ड नीचे शिफ्ट हो गया है। तो आपको जो रिड्यूस स्पीसीज मिल रही है आफ्टर रिएक्शन वो है 2,5 डाइहाइड्रोपायरोल, यानी कि सेकंड और फिफ्थ पोजीशन में आपके पास 2 हाइड्रो ग्रुप है और रिंग आपकी क्या है, पायरोल है। तो ये सेकंड पोजीशन हो गई, ये थर्ड पोजीशन, ये फोर्थ पोजीशन, ये फिफ्थ पोजीशन। तो सेकंड और फिफ्थ पोजीशन में हाइड्रो ग्रुप आए और आपकी फोर्थ एंड थर्ड पोजीशन में आपके पास क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो हाइड्रो ग्रुप सेकंड और फिफ्थ पोजीशन में, जिस वजह से हमने इसे क्या बोला, 2,5 डाइहाइड्रो, और रिंग आपकी किसकी है, पायरोल की। तो हमने बोला हमें जो स्पीसीज मिलेगी आफ्टर रिडक्शन वो होगी 2,5 डाइहाइड्रोपायरोल, यानी कि यहाँ पे पार्शियल रिडक्शन हुआ। पार्शियल भी नहीं बोलना चाहिए, हमको बोलना चाहिए यहाँ पे इनकम्प्लीट रिडक्शन हुआ, एक ही डबल बॉन्ड आपका रिड्यूस हुआ बस। ठीक है, लेकिन अगर हमने सेम स्पीसीज में रिडक्शन कराया और हमने रिडक्शन क्या कराया, कैटालिटिक रिडक्शन कराया, यानी कि रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, यानी कि प्लैटिनम को एज अ कैटलिस्ट लेते हुए हमने H2 की प्रेजेंस में रिडक्शन कराया, तो हमको क्या देखने को मिले कि हमारे 2 मोल ऑफ H2 कंज्यूम हुए, और ये 2 मोल ऑफ H2 ने क्या कर दिया, हमारे दोनों डबल बॉन्ड को रिड्यूस करा दिया, यानी कि यहाँ पे कंप्लीट रिडक्शन हुआ, यहाँ इनकम्प्लीट रिडक्शन हुआ, यहाँ कंप्लीट रिडक्शन हुए, और यानी कि ये दोनों डबल बॉन्ड हमारे रिड्यूस हो गए और रिंग हमारी किस में कन्वर्ट हो गया, टेट्राहाइड्रोपायरोल में कन्वर्ट हो गया, जिसे आप पायरोलिडिन भी बोलते हैं। यानी कि हमको क्या है, टेट्राहाइड्रो, यानी कि चारों पोजीशन में हाइड्रो ग्रुप मिले, चाहे सेकंड पोजीशन हो, थर्ड पोजीशन हो, फोर्थ पोजीशन हो, फिफ्थ पोजीशन हो, ये सारी पोजीशंस पे हमको क्या मिली,
सॉरी हमारा हाइड्रो ग्रुप मिला, जिस वजह से हमने इसे क्या बोला, टेट्रा हाइड्रोपायरोल की रिंग है तो पायरोल बन गया, जिसे आप सिंपली दूसरे नेम से क्या बोल सकते हो, पायरोलिडिन भी बोल सकते हो। तो ये हमारी क्या है, रिडक्शन है। क्लियर हुआ? तो ये दो रिडक्शन की स्पीसीज भी आप दिखा सकते हो। तो दो ही केमिकल रिएक्शन ऐड की हुई है, ज्यादा नहीं किए क्योंकि हमारी सिंथेसिस ज्यादा होगी, तो इतना आपके लिए आई थिंक इनफ रहेगा। ठीक है, तो बाकी और करना है तो आप बाकी ऐड कर सकते हैं, आपकी चॉइस है बाकी। तो इतना कर लेंगे। तो ये चीज हमने डिस्कशन में ली आज के लेक्चर पे, जो था हमारा पायरोल पे। होप लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा है। तो लेक्चर हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज लेक्चर को लाइक करते हुए भी जाइएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो अभी लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। तब तक के लिए बाय बाय।